ये वीडियो देख के आपको लगेगी ये दो अलग देश है, लेकिन नहीं, ये दोनों ही ईरान है। एक 1979 से पहले और दूसरा 1979 के बाद। एक तरफ बीचेस, क्लब्स, रेस्टोरेंट और यूनिवर्सिटीज़ में लड़के और लड़की साथ, और दूसरी तरफ मॉडल पॉलिसिंग, पब्लिक एग्जीक्यूशन और हिजाब कंपलसरी। सवाल ये नहीं कि ईरान बदल गया, सवाल ये है कि इतना बदलाव बस एक साल में कैसे हुआ। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्या ये सिर्फ ईरान की कहानी है या फिर दुनिया के लिए ये एक वार्निंग भी है? तो चलिए इसको शुरू से समझते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन उस टाइम यानी कि 1970s के टाइम पे ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे मॉडर्न देश था। वहाँ का रूलर था मोहम्मद शाह पहलवी। शाह मतलब होता है किंग, और ये किंग बहुत ही एम्बिशियस था। उसका सपना था ईरान को एक मॉडर्न और पावरफुल नेशन बनाए, और उसने वो किया भी। उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ खोली, वुमेन्स को जॉब दिया, एजुकेशन मिली वुमेन को। दोस्तों, अगर आप तेहरान में उस समय घूमने जा सकते तो आपको सड़कों पे लड़कियां घूमती हुई दिख रही होती, आपको क्लब्स मिल जाते, आपको सिनेमा हॉल्स मिल जाते, आपको रेस्टोरेंट मिल जाते, और आप म्यूजिक का भी आनंद ले सकते थे उस टाइम पे। ज़रा सोच के देखिए, एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री जहाँ पे रिलीजियन एक पर्सनल चॉइस था, वो गवर्नमेंट का वेपन नहीं था, जहाँ पे मॉस्क भी थे और क्लब्स भी थे, जहाँ पे कुरान भी पढ़ी जाती थी और वेस्टर्न म्यूजिक भी सुना जाता था। लेकिन यहाँ एक बात समझनी ज़रूरी है, शाह मॉडर्न तो था, लेकिन वो डेमोक्रेटिक बिल्कुल भी नहीं था। उसकी एक सीक्रेट पुलिस थी जिसका नाम था सावक, जो किसी को भी कहीं से भी उठा ले जाती थी और उसे टॉर्चर करती थी। सिर्फ शक के बेसिस पे किसी को भी जेल में डाल दिया जाता था, और बहुत कम चांस होती थी कि वो जेल से जिंदा वापस आए। वहाँ पे फ्रीडम तो थी, लेकिन फ्रीडम सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो शाह के अगेंस्ट नहीं थे। वहाँ पे ईरान में उस टाइम पे अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते जा रहे थे और गरीब लोग और ज्यादा गरीब। यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन तो थी, लेकिन इक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं थी। और जब इनइक्वालिटी बढ़ती है सोसाइटी में तो रेवोल्यूशन लाता है वो। ईरान में भी उस टाइम पे रेवोल्यूशन की आग सुलग रही थी, और उस आग को लगाने वाला आदमी था खोमेनी, जिसका हथियार था इस्लाम। दोस्तों, 1978 तक ईरान में लोग फ्रस्ट्रेटेड थे। शाह के पास पावर थी, लेकिन लोगों का भरोसा नहीं था, और इसी फ्रस्ट्रेशन का फायदा उठाया एक धार्मिक नेता ने, और उनका नाम था आयतुल्लाह रुहुल्लाह खोमेनी। दोस्तों, खोमेनी उस टाइम फ्रांस में एग्जाइल में था, क्योंकि उसने ओपनली शाह के खिलाफ आवाज उठाई थी। उसने शाह के ऊपर आरोप लगाए कि वो इस्लामिक वैल्यूज को ईरान में खत्म कर रही है। खोमेनी थे तो फ्रांस में, लेकिन ईरान में हर घर तक उनकी आवाज पहुंच रही थी, कैसेट टेप्स के जरिए और सीक्रेट मैसेजेस के जरिए। उन्हीं टेप्स और मैसेजेस के जरिए वो कह रहे थे ईरान वासियों को कि शाह तुम्हें इस्लाम से दूर कर रहा है, शाह तुम्हें वेस्टर्न के पपेट बना रहा है। वो कहते थे कि तुम्हारा धर्म इस्लाम है, वही है तुम्हारी असली आइडेंटिटी। तो यहाँ पे इस्लाम को वापस लाओ और शाह को उखाड़ फेंको। अब यहाँ पे सोच के देखिए दोस्तों, एक गरीब आदमी, उसके पास दो ऑप्शन है। एक तो वो चूज करे शाह का मॉडर्न ईरान, जहाँ पे वो मार्जिनलाइज्ड है और सरकार उसे टॉर्चर करती है, और दूसरी चीज वो चूज करे खोमेनी की इस्लामिक ईरान, जहाँ पे उसको डिग्निटी की वादा किया जा रहा है। और जब रिलीजन और पॉलिटिक्स मिक्स होती है, तब लॉजिक नहीं इमोशन काम करता है, तब फैक्ट्स नहीं फेथ काम करता है। 1979 में लाखों लोग सड़कों पे उतर आए। उनका डिमांड था शाह को भगाओ और खोमेनी को वापस लाओ। फरवरी 1979 खोमेनी ईरान में वापस आता है। लाखों लोग उन्हें स्वागत करते हैं और जश्न मनाते हैं। लोगों को यहाँ पे लगा कि यहाँ पे अभी जस्टिस मिलेगी, यहाँ पे अभी फ्रीडम मिलेगी, लेकिन उन्हें नहीं पता थी कि जो आने वाला था वो फ्रीडम नहीं होगा, वो एक नई डिक्टेटरशिप की शुरुआत होगी। दोस्तों, खोमेनी ईरान में आने के बाद सबसे पहला जो बदलाव आया वो है कि ईरान अभी एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। मतलब वहाँ पे डेमोक्रेसी तो थी, लेकिन सबसे ऊपर एक सुप्रीम लीडर था। लोग यहाँ पे डेमोक्रेसी के नाम पे प्रेसिडेंट चुन सकते थे, लेकिन असली पावर वो सुप्रीम लीडर के पास ही था। दूसरा बदलाव जो ईरान में आई वो थी शरिया लॉ का इम्प्लीमेंट। मतलब अब कोर्ट में जजेस नहीं, रिलीजियस स्कॉलर्स अभी फैसला लेंगे। उन्होंने कानून बनाया कि चोरी की सज़ा हाथ काटना होगा, और अडल्ट्री की सज़ा हुई पब्लिक एग्जीक्यूशन। तीसरा बदलाव जो ईरान में हुआ वो थी पूरा देश मॉडल पुलिस से भर गया था। ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन वाला पुलिस नहीं था, ये लोग थे खोमेनी के सपोर्टर्स। ये लोग चेक करती थी आप कैसे कपड़े पहने हो, आप किसके साथ घूमते हो, आप क्या सुनते हो और क्या आप देखते हो। सोचिए, कल तक जो पर्सनल चॉइस था आज वो क्राइम बन गई। कल तक जो फ्रीडम था आज वो गुनाह बन गई। क्लब्स, रेस्टोरेंट, सैलून यहाँ पे बंद हो गई। यहाँ पे वेस्टर्न म्यूजिक सुनना भी गुनाह हो गया था। यहाँ पे सिनेमास पे सेंसरशिप लगाई गई, और सबसे बड़ी बात, वुमेन पे यहाँ पे पूरा कंट्रोल जमाना चालू हो गया। यहाँ से इस्लाम सिर्फ अभी धर्म नहीं रहा, इस्लाम अभी एक स्टेट पावर बन गई। जैसे अगर इंडिया में कानून सिर्फ मंदिर या मस्जिद से चलने लगे तो सोचिए ये कितना खतरनाक होगा।
दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ बदली वो थी एक वुमेन की लाइफ। दोस्तों 1979 से पहले एक ईरानियन वुमेन वो यूनिवर्सिटी में पढ़ सकती थी, वो ऑफिस जा सकती थी, कोई भी काम कर सकती थी और वो चाहता तो किसी भी सड़क या फिर किसी भी बीच पे अकेले घूम सकती थी। लेकिन 1979 के बाद हिजाब कंपलसरी हो गया। अगर आपने हिजाब नहीं पहना तो आपका जेल होगा, अगर आपने थोड़ा सा भी बाल दिखाए तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, और अगर आपने पब्लिक में किसी मर्द के साथ बात किया जो कि आपका रिलेटिव नहीं है तो आपको सजाए मौत भी मिल सकती है। एक कपड़ा जो कल चॉइस था आज उस कपड़े के लिए जेल, एक आज़ादी जो कल हक था आज उसी आज़ादी के लिए आपको मौत मिलेगी। और ये सिर्फ रूल्स नहीं थे, ये थे कंट्रोल ओवर योर बॉडी, कंट्रोल ओवर योर माइंड और कंट्रोल ओवर योर एग्जिस्टेंस। दोस्तों 2022 में एक इंसिडेंट हुआ था जिसको पूरी दुनिया देखी थी। एक 22 साल का लड़की था मासा आमीन, उसने बस ठीक से हिजाब नहीं पहनी थी और खोमेनी के मोराल पुलिस उसको जेल भेज देती है और जेल में टॉर्चर होती है उसके साथ और बाद में वो जेल में ही मर जाती है। उसके मौत के बाद पूरे ईरान में आग लग गई, लड़कियां सड़कों पे उतर आए, उन्होंने पब्लिकली हिजाब जलाए और अपने बाल खोले, उन्होंने नारा लगाए जन जिंदगी आज़ादी, जिसका मतलब होता है वुमेन लाइफ फ्रीडम। और वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, जो कि एक डिक्टेटरशिप करता है, उसने ओपन फायर किए प्रोटेस्टर्स के ऊपर, उन्हें जेल भेजे, टॉर्चर किए। यहाँ पे सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी और हजारों महिलाएं उनको जेल भेज दिया गया था। आज भी ईरानियन वुमेन लड़ रही है चुपचाप डर के साथ, लेकिन वो लड़ रही है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो नहीं लड़ी तो उनकी बेटी वही जिंदगी जिएगी जो आज वो जी रही है। और ये सिर्फ ईरान का लड़ाई नहीं है, ये हर उस जगह की लड़ाई है जहाँ पे पावर रिलीजियन का रूप ले लेती है। दोस्तों यहाँ पे सोचने वाली बात है, ईरान का ये रेजिम चेंज और फिर इस्लामिक पावर का उसको टेक ओवर कर लेना, ये हमें क्या सीख दे सकती है। पहली सीख, जब रिलीजन गवर्नमेंट बन जाती है तो फ्रीडम वहाँ ख़त्म हो जाती है, चाहे वो इस्लाम हो या फिर कोई और धर्म हो। जब फेथ पर्सनल चॉइस से निकल कर एक लॉ बन जाता है तब खतरा शुरू होता है। दूसरी बात, रेवोल्यूशन का मतलब बेटर फ्यूचर नहीं होता। लोगों ने शाह को निकाला क्योंकि वो अथॉरिटेरियन था, लेकिन जिसको लाया वो भी अथॉरिटेरियन ही निकला, सिर्फ यहाँ पे उसका जस्टिफिकेशन बदल गया। शाह का जस्टिफिकेशन था कि वो ईरान को मॉडर्न बनाना चाहता है और खोमेनी का जस्टिफिकेशन था कि वो ईरान को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। तीसरी बात, वुमेन की आज़ादी किसी भी सोसाइटी की आज़ादी का पहला निशानी होती है। जहाँ पे वुमेन पे पाबंदी है वहाँ पे असली फ्रीडम नहीं होती है। आज ईरान की दुनिया सबसे कंट्रोल सोसाइटीज़ में से एक है, वहाँ पे इंटरनेट सेंसर्ड है और प्रोटेस्ट को क्रश किया जा रहा है, लेकिन लोग फिर भी लड़ रहे हैं अंदर ही अंदर, लेकिन वो लोग लड़ रहे हैं। यहाँ पे मेरा आपके लिए एक सवाल है कि जब रिलीजन पावर बन जाती है क्या वहाँ फ्रीडम रह सकती है? ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।